नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए लीला चिरंतन उपन्यास का द्वितीय अध्याय, लेखिका आशा पूर्णा देवी। इसके पहले के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। माँ तो जैसे किसी युद्ध की तैयारी में थी। ढाल ना तलवार, फन्ने खां सरदार। उस निहत्थे सरदार की भूमिका में ही माँ ने कहा, अच्छा तो फिर इन 3 नाबालिग संतानों को पालने की जिम्मेदारी क्या मेरी ही है? पिताजी ने एक बार अपनी नाराजगी जताते हुए कहा, मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि तुम अचानक इस बूढ़े आदमी को परेशान करने पर क्यों तुली हो। उन्होंने मेरा अनुरोध स्वीकार कर लिया और अपना सारा काम धाम छोड़कर यहाँ आने का कष्ट किया है, और तुम यह बेमौके का अपना रोना रोकर। लेकिन माँ कहाँ मानने वाली थी। तुम्हें क्या कभी ऐसा लगता है कि बेमौके वाली बात कभी मौके वाली बात में बदला जा सकता है? अरे किसी अदालत में खड़े होने का इससे बेहतर मौका कभी हाथ आएगा? ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि शास्त्र के अनुसार इन सबको संभालने की जिम्मेदारी मेरी ही है, यही ना? तो फिर सब कुछ मेरी मर्जी से, मेरी इच्छा से होगा, यानी कि मैं जैसा उचित समझूंगी वैसा ही। लेकिन दादाजी यह सुनकर नाराज हो गए। बोले, ऐसा क्यों कर होगा? घराने के तौर तरीके के अनुसार ही उन्हें पालना होगा। अगर तुम राजी हो तो मैं मुन्ना को अपने साथ ले जाने को तैयार हूँ। अपनी परिपाटी के अनुसार ही उसका पालन पोषण होगा। मुन्ना से उनका मतलब भैया से था। वह अभी उच्च माध्यमिक परीक्षा की तैयारी कर रहा था। मैं भी इसी कक्षा में थी। हम दोनों साथ ही एक ही कक्षा में पढ़ रहे थे। मेरी माँ के होठों पर मुस्कान की रेखा उभरी, ठीक एक धारदार कटार की तरह। कम से कम मुझे तो ऐसा ही जान पड़ा। उसी धारदार जुबान से मैं वह छूटते ही बोली, अच्छा मुन्ना को, लेकिन मेरी तो 2 बेटियां भी तो हैं। दादाजी थोड़े नरम पड़े, फिर बोले, उनके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ? यानी उनके बारे में आप कुछ नहीं कहेंगे? वाह, यानी कि शास्त्र के अनुसार अगर किसी घराने की लड़की अपनी परंपरा के अनुसार ना भी चले तो कोई बात नहीं। दादाजी ने नाराजगी भरे स्वर में टोका, तुम तो बात का बतंगड़ बना रही हो बहू। मेरे संसार में लड़कियों की कोई जगह नहीं, इसलिए लड़कियों को साथ ले जाने का आग्रह मैं प्रकट भी नहीं कर सकता। लेकिन अगर तुम कलकत्ता से अपनी घर गृहस्थी समेटकर मेरे यहाँ चली आओ तो मेरे संसार में खाने पीने की वैसी कोई परेशानी नहीं होगी। कलकत्ता से अपनी घर गृहस्थी समेट कर? माँ ने हैरानी से कहा, यह भी कोई आसान काम है भला? मैं जब इस जिम्मेदारी को छोड़ नहीं सकती तो इस बंधन को तोड़ कैसे दूं? आप लोगों के वंशधर की तरह एक ही झटके में इस बंधन को तोड़ देना चाहिए? मुझे यह भी तो सोचना पड़ेगा। लेकिन मुन्ना के मामले में मेरे चाहने या ना चाहने का कोई सवाल नहीं। अगर वह राजी है तो क्यों रे, तू तैयार है? दिमाग फिर गया क्या? यह कहकर भैया उठकर वहां से चला गया। दादाजी ने गला खंकार कर कहा, अब मुझे मुक्त करो बाबा आनंद। तुम्हारे कहने पर मेरा जो कर्तव्य था वह मैंने निभा दिया। अब यहाँ रुकने से क्या लाभ? लेकिन मुझे इस बात का जरा भी खटका ना था कि यहाँ आकर ऐसा कुछ देखना पड़ेगा। चलो अब जैसी ईश्वर की इच्छा, शाम की गाड़ी से ही मेरे लौटने का इंतजाम कर दो। ठीक इसी समय सबको हैरानी में डालते हुए माँ ने अचानक कहा, लेकिन इस तरह चले जाने पर मैं तो यही समझूंगी कि ताऊ जी मुझसे नाराज होकर चले गए। इसमें भला नाराज होने की क्या बात है? ऐसी कोई बात नहीं बहू। और यह कहकर दादाजी उठ खड़े हुए। माँ ने कहा, घर की बहू इस तरह आगे बढ़कर बहस करे तो बड़े बुजुर्ग का नाराज होना स्वाभाविक है, और मैं तो वैसे ही शुरू से ही बहस करने वाली रही हूँ। सोचा तो पहले भी था, लेकिन शादी ब्याह के बखेड़े में यह सब करने का मौका नहीं मिला। कल मैं अपने हाथों से खाना बनाकर आपको खिलाऊंगी। हो सकता है माँ ने सचमुच पहले से ही कुछ सोच कर रखा हो, लेकिन शादी में घर में की जाने वाली तैयारियों के बीच माँ भी हम लोगों की तरह यह सब कुछ करना भूल गई थी। उसे क्या पता था कि घर की सारी चूल्हे हिल जाएंगी और रही सही छत सिर पर आ गिरेगी। किसे पता था कि पिताजी ने अंदर ही अंदर अपनी बिसात बिछा रखी थी और यह सोच लिया था कि यही सबसे सुनहरा मौका हुआ। बुआ के चले जाने के साथ ही उनकी यह घोषणा कि घर गृहस्थी से की जिम्मेदारी अब वे नहीं लेंगे, और अनायास तथा अकस्मात वे अपने इस घर संसार को छोड़कर गुरु आश्रम चले जाएंगे। दादाजी ने तभी पिताजी की तरफ देखते हुए तनिक उत्तेजित भाव से पूछा, तुमने कहा था तुम गेरुआ वस्त्र धारण करोगे, तो फिर तुम्हारी नौकरी का क्या होगा आनंद? उनका यह सवाल कुछ अजीब सा जान पड़ा, बल्कि बेवकूफों जैसा। लेकिन इसका जवाब मुझे तो यही लगा कि मैंने अपनी 17 साल की उम्र में ऐसा बेहुदा, ऐसा कड़वा और घटिया जवाब कभी नहीं सुना था।
एक असहाय और जलन भरी कटुता से उनके चेहरे की मांसपेशियां जिस तरह खिंच गई थी, उससे उनका जवाब और भी बेहुदा सुनाई पड़ा। पिताजी तमतमाए हुए चेहरे और होठों पर कुटिल मुस्कान के साथ एक एक शब्दों को चबाते हुए बोले, और क्या होना है? वह कमीना जो इतने दिनों तक गिद्ध की तरह इधर उधर ताकता रहा, एक एक दिन गिन रहा था कि कब इस इंसान रुसाले की कुर्सी खाली है और शैतान की औलाद वक्त के पहले ही उस कुर्सी को हथिया लेगा और नाच नाच कर लोगों में मिठाई बांटता फिरेगा। ऐसा जान पड़ा कि अपनी मर्जी से कुर्सी छोड़कर आने के बाद अगर कोई आदमी इस मौके का फायदा उठाता हुआ उसे हासिल कर ले तो यह पिताजी को बहुत ही बुरा लगेगा। वे इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और यही कारण था कि वे ईर्ष्या की आग में जल भुन रहे थे। यह क्या किसी सन्यासी का कथन था? लेकिन इसके बाद ही मुझे याद आया कि नहीं, अभी तो पूर्णिमा में 3 दिन की देर है, इसलिए अभी भी वैसी बातें की जा सकती हैं जो सन्यासियों को शोभा नहीं देती। पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में एक ऐसी ही बात क्यों आ गई। क्या मेरी उम्र इतनी हो गई कि मैं ऐसी बात सोच सकती हूँ? मुझे ऐसा लगा कि अगर कोई अपनी मर्जी से अपनी पत्नी को छोड़कर चला जाए या फिर उसे त्याग दे और कोई दूसरा आदमी उस स्त्री को अपना ले तो क्या उसका पहला पति इस जैसी आग या जलन में नहीं झुलसेगा? कभी कभी मुझे लगता है कि मेरी उम्र अब कच्ची नहीं रही, लेकिन कोई उपाय न था। मुझे बनाने वाले और पालने वाले ने मुझे इसी रूप में गढ़ा था, वरना स्कूली पढ़ाई करने के पहले ही मैं मोहल्ले के एक लड़के के साथ क्यों कर लटकी हुई थी। दादाजी स्टूल पर से उठकर खड़े हुए, कमरे के अंदर जाते जाते घूमकर बोले, इसका मतलब तुमने समय पूरा हो जाने के बहुत पहले कुर्सी छोड़ दी? पिताजी ने यह प्रश्न सुनकर अपने चेहरे पर एक बार फिर सन्यासियों वाली उदासीनता पोतते हुए उत्तर दिया, और चारा भी किया था। दो दो नाव पर भी कहीं पांव रखा जा सकता था। उन्होंने ठीक ही कहा था। दादाजी वहीं पर 2-4 कदम चलने के बाद अचानक बोल उठे, इस बारे में सोचा भी है कि तुम्हारी इस गृहस्थी का क्या होगा? पिताजी अचानक बौद्धिस्त जैसे दिख पड़े। उन्होंने कहा, मैं यह सब सोचने वाला कौन होता हूँ भला? इस बारे में जिनको सोचना विचारना है वही सोचेंगे। और यह कहकर पास वाले बरामदे पर टहलने लगे। पता नहीं सुबह का सितारा कब आसमान में उगा, लेकिन इधर कोई मौजूद नहीं था। मैं बाहर वाले कमरे में नक्षत्र के साथ बैठी थी। पिछली रात इसी कमरे में दूल्हे को बिठाने का आसन बनाया गया था। डेकोरेटर ने इसे नकली सिंहासन, फूल पत्ते, साटिन और मखमली गद्दों वाली और कावत तकियों से सजा संवार दिया था। सुबह के वक्त वह सारी सजावटी चीजें उठा ले गया। फर्श पर इधर उधर कुचले हुए फूल बिखरे हुए थे, कुछ रंगीन फीते और कागज के टुकड़े यहाँ वहाँ फैले हुए थे, और कमरे के एक कोने से दूसरे कोने तक एक गंदी और उधड़ी हुई दरी फैली हुई थी। कल रात इसी के ऊपर एकदम सफेद चांदी बिछी हुई थी और उसके बीचों बीच फूल का नक्काशीदार मखमली कालीन सुशोभित था। वे तमाम सजावटी चीजें अब बटोर ली गई थी और अब वहां सिर्फ वही उघड़ी और दागदार दरी पड़ी थी। उसे देखकर यही जान पड़ता था कि यह आज की हमारी जिंदगी जैसी है। कल तक यहाँ एकदम साफ शफाफ चांदनी चादर और फूलों के नक्काशीदार कालीन बिछे थे और चारों तरफ से लोगों का आना जाना और हंगामा मचा था। मैंने भी कल जमकर साज श्रृंगार किया था। सलवार कमीज छोड़कर कल ही मैंने पहली बार साड़ी पहनी थी, माँ की जिद पर ही सही। यह माँ की ही साड़ी थी, हल्के नीले रंग वाली बनारसी क्रेप साड़ी। उस पर यहाँ से यहाँ तक जरी वाले फूल कड़े हुए थे। उसकी झिलमिलाहट के बीच महीन मोतियों की माला और अपना रूप आईने में देखकर मैं अपने आप पर सचमुच मुग्ध हो उठी थी। मुझे देखकर नक्षत्र ने एक बारगी चूक कर कहा था, अरे हाय माँ, यह क्या गजब है, तू तो एकदम महारानी जैसी बन ठन कर बैठी है। चाहे कुछ भी हो जाए, वह मेरा नाम ममिता लेकर कभी नहीं पुकारने वाला। ओ माऊ। हालांकि घर के सभी लोग मुझे मेरा पूरा नाम लेकर ही बुलाते हैं। माँ तो कहती है कि अगर पूरा नाम लेकर पुकारा ही ना जाए तो फिर चुन चुनकर इतना अच्छा नाम रखने का फायदा ही क्या। लेकिन वह शैतान कहाँ मानने वाला। उसे भला क्या पड़ी है कि वह इतना बड़ा नाम लेकर पुकारे। वह कहता, अगर तू मीता कहने दे तो मैं जरूर कहूंगा, मीता मीता मीता। खबरदार, मैंने उसे झिड़क दिया। तो फिर वही एकाक्षरी नाम, माओ। और मैं भी उसे कहाँ बख्शने वाली थी। घर परिवार वाले जो भी कहे, उसे कभी भी अकेला देखती तो उसे चिढ़ाती, नखियार मक्खी मार। हालांकि यह उपाधि मेरी खोज नहीं थी, यह भी उसके घर से ही उसे मिली थी। आखिर हम लोग एक ही मोहल्ले के रहने वाले थे। उसकी दादी जरा सी बिगड़ी नहीं कि उसे गालियां देने लगती, अरे ओ नखीलाल, ठन्नी गोपाल। और आए दिन उनकी नाराजगी की वजह भी
यही नक्की था। वह दादी के धुले कपड़े छू देता, उनकी बनाई हुई बड़ी के ऊपर कीचड़ कादो लगी गेंद फेंक देता और उनके अचार के मर्तबान में हाथ डाल देता। नक्की सचमुच बेहद शरारती था। कल मेरा जी भी भरपूर खिला हुआ था। कल की रात तो माँ भी काफी सच संवर कर घूम फिर रही थी, लोगों से हंस हंस कर बोल बतिया रही थी, उन्हें खिला पिला रही थी। उसके चेहरे को देखकर भला कोई सोच भी सकता था कि उसके सीने में कैसा तूफान मचल रहा है। और सच तो यह था कि बुआ की शादी के मौके पर माँ और पिताजी को स्वाभाविक तौर पर बातें करते हुए देखकर मेरे मन के अंदर कुंडली मारकर बैठा आतंक जैसे हिरन हो गया था। तभी तो मैंने अपने रेशमी रुमाल से नक्की की पीठ पर झपट्टा मारते हुए कहा था, और हमारा यह नक्की लाल टन्नी गोपाल आज सज धज कर शहजादा नजर आ रहा है। अरे परे हट, लड़के भला क्या सजेंगे, हमारे सजने संवरने के लिए भला क्या रखा है, ले देकर वही शर्ट पैंट या फिर कुर्ता पजामा बस। मैंने हंसते हुए छेड़ा था, तो फिर और क्या चाहिए, राज बहादुरों की तरह गले में झूलती मोतियों की माला, कानों में कुंडल और कलाइयों में कंकड़। हाय रे, भीड़ में से एक बात की सुविधा होती है, लड़के लड़की आसपास बैठे आपस में हंसी ठिठोली करते रहे, लोगों की नज़र उन पर नहीं पड़ती। हम सब आइसक्रीम खाने का बहाना बनाकर खड़े थे और यूं ही उल्टी सीधी बात कर रहे थे। सचमुच पहले तो ऐसा नहीं था, हम तो एक ही मोहल्ले के थे। हम दोनों ने एक दूसरे या फिर कईयों से हंसी ठिठोली की। अचानक एक अजीब तरह की परेशानी सामने आ खड़ी हो गई। अगर मैं उसके साथ अकेले में बातें कर रही हूँ तो मुझे हमेशा यही जान पड़ता कि हमें कोई घूर रहा है या कोई कुछ सोच रहा है। आइसक्रीम खाते खाते अचानक नक्षत्र बोल उठा, तेरी बुआ की शादी से पता नहीं मुझे डर क्यों लग रहा है। डर? और तुझे क्यों? अरे तेरी बुआ तो इसी घर की लड़की है, और तू भी। अगर कल तेरी भी चटमंगनी पट बिया हो जाए तो मारूंगी तुझे। मैं क्या उसकी उम्र की हूँ? भले ही ना हो, 8-10 साल के बाद तो वैसी ही हो जाएगी, लेकिन मैं क्या, तब तक मैं तो तेरी ही हम उम्र हो सकता है तब भी। उसकी बात सुनकर मेरी देह में अचानक बिजली सी दौड़ गई, लेकिन उस झटके को संभालते हुए मैंने बड़े ही भोलेपन के साथ जवाब दिया, मेरी शादी के साथ भला तेरी उम्र का क्या लेना देना, जरा मैं भी तो सुनूं। रहने भी दे, कोई ज़रूरत नहीं सुनने की। तेरी सूरत देखकर तो मुझे डर लगने लगा है कि कोई खाते पीते घर गृहस्थी वाले तुझे पसंद कर ले और बोल दे, इसे तो मैं अपने बेटे की बहू बनाऊंगी। मैंने उसे चिढ़ाते हुए कहा, और मैं इसी तरह नाचते नाचते उसके बेटे की बहू बनकर घर बसाने चली जाऊंगी यहाँ से, यही ना? कह नहीं सकता, लड़कियों का मामला ही कुछ ऐसा है। बेकार की डींगे मारने मत आया कर, जाकर फर्स्ट बैच में जाकर खींच ले, बाद में अच्छी अच्छी चीज़ें कहीं कम ना पड़ जाए। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो पहले से तय कर लिया कि तेरे साथ नहीं खाने बैठूंगा। उससे भला कौन सा स्वर्ग मिल जाएगा, तू नहीं समझेगी। जिनका दिमाग खराब है उनकी बात दूसरे नहीं समझते। मेरे साथ बैठने से तुझे क्या परेशानी है? यह देखकर कि तू कितने दर्जन फिश फ्राई भकोस चुका है मैं चिल्ला उठूंगी। अरे अब ज़्यादा मत भकोस, मर आ जाएगा। उसने कहा, मैं जी हुए मरूं, तेरा क्या? वैसे तो कोई खास बात नहीं, लेकिन भरपेट फिश फ्राई ठूस कर मरने पर लोग तेरी हंसी उड़ाएंगे। लेकिन वह बेवकूफ़ कोई ना कोई जुगत बढ़ाकर मेरे पास ही खाने के लिए बैठ गया। जब मेरे साथ सारे यार दोस्त खाने बैठ गए तब नक्षत्र ने कहा, चल किसी तरह खाना तो मिला। उस घड़ी तो मैं आइसक्रीम खाकर ही चला न जाए, यही सोचकर तो बात बढ़ाई थी, लेकिन अब देख रही हूँ कि इसके बाद भी वह मौसा जी के साथ उसी मोहल्ले में पड़ा है। जो भी हो, यह सब बात तो कल की बात थी। वह विवाहित जोड़ी अभी अपने सुहाग कक्ष में है। उस जोड़ी को घेरकर हंसी और टिटोले का ज्वार सा बह रहा है। मकान के चारों तरफ छोटे छोटे बल्ब जल रहे हैं और इनसे हमारा मकान झिलमिला रहा है।